वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की बात करें, उसके लिए टॉपिक वाइज क्लास प्रतिदिन हमारे चैनल पर आपको मिल रहा है। प्लस और आपको बता दूं, साइंस का भी टॉपिक वाइज क्लास आ गया है। अगर आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो कि अभी प्रकाश चैप्टर कंप्लीट हुआ है और हिंदी का पूरा वर्णमाला टॉपिक वाइज खत्म हुआ है। टॉपिक वाइज वीडियो चल रही दोस्त, जो कि अब शब्द विचार का हिंदी पार्ट 3rd वीडियो है। अगर आप टॉपिक वाइज सभी का नोट्स आपको बनाते रहना है और रिवीजन करते रहना। अगर आप हमारे हर नोट्स को तैयार कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर में एक सीट अपना जरूर कायम करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्त, आप रेगुलरिटी बनाए रखना है और मेहनत लगातार करते रहना है दोस्त। ये समझ लेना, आपको टॉपिक वाइज वीडियो, आपको पूरी टॉपिक वाइज वीडियो को ध्यान से देखनी है और एक एक पॉइंट को नोट करते रहना, प्लस प्रैक्टिस करते रहना है जो शाम को आए। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, इसमें पॉइंट हम पहले बताएंगे शब्द विचार, जो कि वर्णमाला खत्म हो चुका है। अगर आप वर्णमाला देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर पूरा वर्णमाला देख सकते हैं। और दोस्तों यह टॉपिक वाइज की पार्ट 3rd वीडियो हिंदी की है, आप इसका नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ में। शब्द विचार दोस्तों, शब्द विचार पहले हम आपको बता दें, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि जो होती है, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। आपको पता होना चाहिए, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई कोई भी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाते हैं। और अगर बात करें शब्द के भेद, अगर पूछा जाए आपसे, तो शब्द के भेद 6 होते हैं, जो कि एक सार्थक होते हैं, एक निरर्थक होते हैं, एक तत्सम होते हैं, एक तद्भव होते हैं और एक देशज होते हैं और एक विदेशज होते हैं। अब एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, आपको नोट्स बनाते रहना। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि शब्द के कितने भेद हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि 6 भेद होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बनावट या व्युत्पत्ति, अब अगली बार जब पेपर बना था तो उसमें पूछा गया था व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आपको 3 बताना है, जो कि एक है रूढ़ और एक है यौगिक और एक है योग रूढ़। तो हम पहले अब बात करेंगे रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है। अगर पहले पूछा जाए कि व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आपको बताना है 3। तो चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहले हम बात करेंगे रूढ़ के बारे में, रूढ़ शब्द के बारे में। तो रूढ़ जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने, किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा उनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता हो, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, वह रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल दोस्तों, अगर हम कल को अलग योग करें तो का और प्लस ला का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर का को अलग कर देंगे तो कुछ भी इससे नहीं मिलने वाला है, ला से भी कुछ नहीं इससे अर्थ निकलने वाला है। जैसे कल और पर और का और ला अगर अलग कर दें तो इसके टुकड़े से कोई अर्थ नहीं निकलता है। आपसे पेपर में पूछा भी जाता है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिसके खंड के अर्थ नहीं निकलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे बात करेंगे यौगिक शब्द का। यौगिक शब्द, यौगिक जो शब्द कोई सार्थक शब्दों के मेल से बने, सार्थक शब्दों के मेल से बने, वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, अब देवालय में देखिए आप 2 सार्थक शब्द हैं, एक देव है एक आलय है, तो यहाँ पर ये सार्थक शब्द हैं, इसलिए ये यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे राजपुरुष, दोनों का अर्थ निकल रहा है, राज का और प्लस पुरुष का भी। हिमालय का, जैसे हिमालय में हिम भी और आलय भी। तो अगर सार्थक शब्द के योग से अगर कोई शब्द बनता है तो वह यौगिक शब्द कहलाता है मेरे भाई। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। और मैं आपको बता दूं, इसका नोट्स आपको बनाते रहना है अगर सिलेक्शन लेना है। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। आगे बात करेंगे योग रूढ़ की। योग रूढ़ वही शब्द हैं जो यौगिक तो हैं किंतु समान अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। योग रूढ़ वही शब्द कहलाते हैं जो एक यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ ना प्रकट करके एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहलाते हैं। योग रूढ़ का सबसे सटीक उदाहरण अगर आपसे पूछे कोई, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, जितने बहुब्रीहि समास होते हैं, मैं आपको ट्रिक सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो सभी योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पंकज, दशानन। अब पंकज में दोस्तों पंक प्लस जा होता है। पंक के मतलब होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, और कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है दोस्तों आपको पता है, जो कि होता है कमल। तो इसमें एक विशेष अर्थ प्रकट हुआ कि पंक या कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात एक कमल। तो जहाँ पर एक
एक नया अर्थ प्रकट हो जाए वह योग रूढ़ कहलाता है। जैसे आगे फिर दोस्तों दिया गया 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन, अर्थात दोस्तों 10 आनंद जिसके, अगर इससे पूछा जाए कि ये कौन हो सकता है तो ये हो सकते हैं रावण। तो इसमें भी एक विशेष अर्थ दिया गया है, तो जहाँ एक विशेष अर्थ दिया जाए वो योग रूढ़ कहलाते हैं। अब आगे बात करेंगे अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के केवल 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सार्थक, निरर्थक। अर्थ की दृष्टि से शब्द के केवल 2 भेद हैं, सार्थक, निरर्थक। और उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। हर पॉइंट को याद रखना है। अगर बनावट के आधार पर मैंने पहले बताया तो 3 भेद हैं, और अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं, और उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर 4 कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब एक एक पॉइंट को यहाँ पर भी हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे अर्थ के दृष्टि से शब्द के भेद। तो पहले आपको बता दें दोस्त, अगर पूछा जाए आपसे सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं, तो सार्थक शब्दों के 8 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयवाद बोधक। ये तो मैंने बता दिया कि शब्दों के भेद कितने हैं, लेकिन एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द जो दोस्तों हैं, पहले ये आप 8 याद रखना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयवाद बोधक। इसका हम एक एक टॉपिक को अलग अलग पूरा सॉल्यूशन करेंगे, एक एक पॉइंट को पहले। लेकिन जो आगे हम सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द को हम देख लेंगे। तो सार्थक शब्द तो आप लोगों को बताना बात आपको भी मैं बता दूंगा कि सार्थक शब्द क्या होता है, निरर्थक। निरर्थक शब्द की परिभाषा दोस्तों है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वही निरर्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों में कोई अर्थ होता है, मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, जिन शब्दों में कोई अर्थ होता है वही सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिसमें कोई अर्थ नहीं होता वही निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, ओटी। अब आप ध्यान से देखिएगा, रोटी का तो अर्थ है तो यह एक सार्थक शब्द हुआ, लेकिन ओटी का कोई अर्थ नहीं है तो यह एक निरर्थक शब्द के श्रेणी में आएगा। जैसे पानी, वानी। तो पानी तो एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसमें एक अर्थ है, तो ये पानी तो सार्थक है, लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह निरर्थक शब्द है। तो आशा करता हूं सार्थक और निरर्थक का अंतर आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे तत्सम के बारे में। अब तत्सम शब्द के बारे में तो आप ध्यान से देखेंगे, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। अर्थात ज्यों का त्यों जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा पेपर में, हिंदी भाषा में संस्कृत से ज्यों का त्यों जो शब्द ले लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जो हिंदी भाषा में आ जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार, ये सभी के सभी तत्सम के श्रेणी में आएंगे। आगे बात करेंगे तद्भव शब्द के बारे में। दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्र तक वीडियो जरूर शेयर करें। टॉपिक वाइज हिंदी की अभी वीडियो, और आपने फर्स्ट वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहाँ से जाकर पहले फर्स्ट और सेकंड वर्णमाला की पूरी चैप्टर देखिए, तब आप यहाँ पे आइए और नोट्स बनाते रहिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब पहुँचेंगे। और हमारे ऊपर अगर आपको विश्वास है तो मेरे भाई मैं कहता हूं कि आपको विश्वास में आपको कोई भी ठेस नहीं होगा, बस आपको लगातार मेहनत करते रहना है। तो तद्भव शब्द के बारे में आप बात करते हैं। तद्भव शब्द की परिभाषा, तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन हो जाने से जो तत्सम शब्द परिवर्तित हो जाते हैं और जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मुख से दोस्तों मुंह हो गया, और ग्राम से बदल गया गांव में, दुग्ध से बदल गया दूध में, और भ्रातृ से बदल गया भाई में। तो ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम तद्भव की कुछ पहचान आप देख सकते हैं, जैसे चंद्र का चांद, ग्राहक का गाहक, और मायूर का मोर, विद्युत का बिजली, वधु का वहू, नृत्य का नाच, गौ का गाय, ग्रीष्म की गर्मी, आलस्य का आलस, और श्रृंगार का श्रृंगार, सर्प का सांप, कृषक का किसान, ग्राम का गांव, और गृह का घर।
कहने का मतलब जो संस्कृत में ज्यों का त्यों ले लिया गया वह तत्सम हो गया, और जो संस्कृत से आकर कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ परिवर्तन हो गया, उसे हम तद्भव शब्द कहेंगे। तो आशा करता हूँ आप तत्सम तद्भव भी समझ गए होंगे और सार्थक निरर्थक भी शब्द समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे देशज शब्द की। तो देशज शब्द की परिभाषा पहले जानेंगे। वही शब्द जिनकी उत्पत्ति का मूल को पता ही न चले, वही शब्द जिनके उत्पत्ति का ही ना पता चले दोस्त, परंतु वह प्रचलन में आ जाएं, ऐसे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई, ऐसे शब्द जिसके उत्पन्न का ही ना पता चले कि कहाँ से आ गए और वह धीरे धीरे फेमस हो जाए, वैसे देशज शब्द कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे कोई पूछे लोटा, तो लोटा किस में आएगा? लोटा को ऐसे धीरे धीरे फेमस हुआ तो ये देशज शब्द की ही श्रेणी में आएगा। अब विदेशज शब्द क्या है? विदेशी या विदेशज शब्द की परिभाषा पहले जानिएगा। जो शब्द विदेशी भाषा के हैं परंतु हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन हो रहा है जो विदेश से ले लिए गए हैं और धीरे धीरे अब हिंदी में उनको उपयोग में लाया जा रहा है, ऐसे शब्द को विदेशी शब्द, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अंग्रेजी में कुछ शब्द विदेश से लिए गए हैं, स्कूल, पेन, लाइट, रोड, सिटी, बस, ट्रेन। अगर आप, मैंने जो लिखा है टॉपिक, अगर आप इसे लिख कर याद कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला, क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाता है। चीनी के कुछ भाषाएं हैं जैसे चाय, लीची, ये चीनी से लिए गए हैं। पुर्तगाली से रुमाल, महाराज, जलेबी, अलमारी, चार, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, बाल्टी, गमला, आलू, कमीज, अगस्त, आल्पीन, आलू, ये पुर्तगाली से हैं। और अरबी शब्द से जो लिए गए हैं औरत, अदालत, कानून, कुर्सी, कीमत, गरीब, तारीख, जुर्माना, जिला, शादी, सुबह, हुक्म, हिसाब, ये अरबी शब्द से लिए गए हैं। और फारसी शब्द से लिया गया है आदमी, तनख्वाह, चश्मा, बीमार, मजदूर, मजबूर, समोसा, दीवार, दरवाज़ा, नमक, अखबार, ये सब फारसी शब्द से लिए गए हैं। और फ्रेंच से लिया गया है काजू, कारतूस, मेयर, कूपन, अंग्रेज दोस्तों, और मीनू, सूप। और डच भाषा से लिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल। रूसी भाषा से लिया गया है बुजुर्ग, स्पुतनिक, लूना। और यूनानी शब्द से लिया गया है, ये तीनों याद रखना, एकेडमी, एटलस, बाइबिल। इसकी सीरीज बनाकर आप 4 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा दोस्त। आपको नोट जरूर बनाना है और उसे रिवीजन करते रहना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब आगे बात करेंगे संज्ञा की परिभाषा, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हुआ दोस्त। अब हम संज्ञा के बारे में बात करेंगे कि संज्ञा क्या है, एक एक पॉइंट। और आपको बता दें दोस्त कि आप टॉपिक वाइज साइंस की भी एक क्लास चल चुकी है जो कि चैप्टर प्रकाश, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसका अलग नोट्स बनाना है क्योंकि 20 क्वेश्चन प्रकाश दोस्तों साइंस से आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन बहुत अहम रोल होता है। तो चलिए अब संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव के बोध कराने वाले जो होते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। कुछ भी, जैसे श्याम, आम, मिठास आदि, हाथी, कुछ भी हो। अब एक एक पॉइंट हम संज्ञा के बारे में पहले जानेंगे, तब पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो अगर पूछा जाए मूलतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद हैं तो आपको 5 बताना है। सिर्फ पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद हैं तो आपको 5 बताना है। लेकिन अगर पूछा जाए मूलतः संज्ञा के कितने भेद हैं तो आपको 3 बताना है, जो कि व्यक्तवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूह या समुदायवाचक। इसलिए 5 हैं। लेकिन अगर पूछा जाए मूलतः संज्ञा के कितने भेद हैं तो आपको 3 बताना है। अगर केवल संज्ञा का नाम लिया जाए तो आपको 5 बताना है। अब एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे व्यक्तवाचक संज्ञा। व्यक्तवाचक संज्ञा की परिभाषा, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाले संज्ञा को व्यक्तवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे भाई, किसी का कंफर्म निश्चित नाम जो हो, निश्चित, आपको मैं एक तरीका बताता हूं, जो निश्चित नाम हो वह सदैव व्यक्तवाचक में आता है। जैसे भारत, भारत एक निश्चित नाम है। चीन, ध्यान से समझना, एक निश्चित नाम है। और बात करेंगे, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ दोस्त।
और सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, ऐसे नाम जो पूरे वर्ड में केवल सिंगल हों वही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। किसी का भी नाम, किसी भी देश का नाम, या किसी भी, जैसे हम आपसे पूछे सन, सन में सूरज, सूरज क्या है, सूरज भी आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। तो कहने का मतलब जो जो इस वर्ड में या इस संसार में सिंगल है वो सदैव सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा, ये आपको याद रखना। किसी भी कंपनी का नाम अगर आ जाए तो वह भी व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर यहाँ पे जैसे साइकिल है तो गलती से मिस्टेक हुआ है, अगर साइकिल बोला जाए तो यह साइकिल व्यक्त में नहीं आएगा, लेकिन साइकिल के कंपनी का नाम अगर हीरो बोल दें तो यह सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा। अब आगे बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, मोबाइल जातिवाचक श्रेणी में आता है, लेकिन मोबाइल की अगर कंपनी का नाम अगर हम जैसे बोल दें आपसे आईफोन, और जैसे मैंने आईफोन बोल दिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब ये किसी कंपनी का निश्चित नाम हो जाता है तो सदैव व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आ जाता है। अगर आईफोन बोला जाता तो व्यक्तिवाचक में है, लेकिन बोला गया केवल मोबाइल तो ये जातिवाचक में है। टीवी बोला गया है तो ये जातिवाचक में, अगर टीवी का कोई स्पेशल कंपनी का नाम बोल दें जैसे सैमसंग तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन केवल टीवी बोला गया है इसलिए इसे जातिवाचक में रखेंगे। गांव अगर बोला गया इसलिए जातिवाचक में, अगर गांव का कोई नाम हम बोल दें, जैसे कोई नाम बोल दें या हम बोल दें अयोध्या श्री रामचंद्र जी की नगरी में, तो आप समझ जाइए कि अयोध्या जैसे नाम देखते ही व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। स्कूल सेम ऐसे है, अगर स्कूल है तो जातिवाचक है, लेकिन स्कूल का अगर कोई नाम रख देंगे तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आदमी, अगर आदमी लिखा है तो ये जातिवाचक में, लेकिन किसी आदमी का जैसे नाम हम रोहन या सोहन या मोहन बोल देंगे तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। यही कंडीशन जानवर में भी है। तो आशा करता हूँ आप व्यक्तिवाचक संज्ञा भी समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, जिसे फीलिंग, आप ये पॉइंट याद रखिएगा, फीलिंग, महसूस करना, जो महसूस किया जाता है वह सदैव भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। या कि ट्रिक आपको याद रखना है, जो आँख से न दिखे, जो आँख से न दिखे वह सदैव भाववाचक में आता है। जैसे दोस्त बुढ़ापा जो होता है इसे आप महसूस कर सकते हैं। मिठास, मीठा चीज़ आप नहीं आँख से देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जलेबी, तो आप जलेबी ऊपर से देख रहे हैं लेकिन आप महसूस करते हैं कि मीठी होगी, ना कि मीठा ऊपर से आपको दिख रहा है। तो आपको बचपन, ये बचपन भी आप महसूस कर सकते हैं। मोटापा, चढ़ाई, थकावट, जैसे मैं आपसे बता दूं कि चोरी, तो आप चोरी को किस श्रेणी में रखेंगे? चोरी को भी आप भाववाचक में रखेंगे, क्योंकि महसूस कर सकते हैं। और इंसान के साथ महसूस जितने चीज़ें भी किया जाए वो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है, क्योंकि चोरी आपको भी नहीं दिखती है। इंसान तो आप देख सकते हैं कि वह कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है तो आप महसूस करेंगे कि चोरी कर रहा है। तो चोरी करना भी एक भाववाचक है। मोटापा दोस्तों, ईमानदारी, बेईमानी, ये सभी श्रेणी जो आते हैं ये सभी भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्र तक जरूर शेयर करना। अब आगे आ रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा पहले जानेंगे। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराए वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। पहले तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जितने भी तरल पदार्थ हैं, तरल पदार्थ जो पानी की तरह हैं, पतले हैं दोस्तों, और वे सभी के सभी द्रव्यवाचक में आते हैं। और एक पॉइंट और आप क्या याद रखना है, जो वस्तु जिससे बनाई जाए, ये एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जो वस्तु जिससे बनाई जाती है वह सदैव सभी द्रव्यवाचक में आते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं कुर्सी, तो कुर्सी किससे बनाया जाता है? तो आप कहेंगे प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक किस में आता है मेरे भाई? तो प्लास्टिक आता है द्रव्यवाचक में। हम आपसे कहें गेट,
तो आप गेट किससे कहेंगे, तो गेट कहेंगे लकड़ी की भी बन सकती है, तो लकड़ी किस में आएगा, द्रव्यवाचक में। हम आपसे कहें गेट, तो फिर आप गेट कहेंगे लोहा का भी बनता है, तो लोहा किस में आएगा मेरे भाई, द्रव्यवाचक में, जिस वस्तु से जो बनाया जाए। हम आपसे कहें एक एग्जाम्पल पायल, तो पायल आप कहेंगे किससे बनता है, चांदी से, तो दोस्तों चांदी किस में आएगा, द्रव्यवाचक में। तो कहने का मतलब जिस वस्तु से जो बनाया जाता है वह सदैव द्रव्यवाचक के श्रेणी में आता है। तो आशा करता हूं कि आप द्रव्यवाचक भी समझ गए होंगे। और मैंने बताया जितने तरल पदार्थ हैं दोस्तों वो सभी भी द्रव्यवाचक में आते हैं, जैसे तेल, रिफाइंड, पेट्रोल, डीजल, ये सभी के सभी भी द्रव्यवाचक के श्रेणी में आते हैं। अब बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों संज्ञा का लास्ट पार्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों में किसी भी व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध होता है उन्हें शब्दों का समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कई लोगों का एक समूह हो लेकिन उसका केवल एक नाम दिया जाए, मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, केवल एक नाम दिया जाए, वह सदैव समूहवाचक होगा। जैसे आप कहीं पर जाते हैं और कई लोग भीड़ है, तो आप क्या कहते हैं, अपने घर पर एक एग्जाम्पल देते हैं, मैं मेला जा रहा हूँ, तो मेला केवल एक ही नाम लिया गया तो वह समूहवाचक श्रेणी में आता है। कहीं पर अगर लड़ाई हुई तो वहाँ क्या लग जाएगी, भीड़, तो भीड़ केवल एक नाम दिया गया इसलिए समूहवाचक में हो जाएगा। अगर कई बुक एक साथ रखी गई है तो उसका केवल एक नाम दिया जाएगा, पुस्तकालय, तो यह भी एक समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब हम आपसे बात करें झुंड, तो झुंड दोस्तों तो कई लोग एकत्रित हो जाते हैं तो उसे हम झुंड के श्रेणी में रखते हैं, तो यह भी एक नाम दिया गया इसलिए यह समूहवाचक हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है कितने भी अगर सेना आ जाए तो उनको केवल एक नाम दिया जाएगा, सेना, तो ये भी समूहवाचक में हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समूहवाचक संज्ञा भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये था शब्द के भेद मैंने ख़त्म किए, प्लस संज्ञा भी ख़त्म किया। अब आने वाले वीडियो में टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है, इसका नोट्स आप बनाते रहना। अगर कहीं पर भी किसी को समस्या हो रही है कि जहां आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका फिर से सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। आप वहाँ पर जाके, जिस पर 5700 प्लस बच्चे जुड़े हैं, जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दूँ दोस्त, कल एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए आने वाला है जो कि ऑनलाइन हमारे चैनल पर चलेगा। 160 प्रश्न होंगे असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर के लिए। उसके लिए आपको टेस्ट देने के लिए तैयार रहना है। जल्द से जल्द इसके बारे में टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। तो दोस्त आशा करता हूँ यह क्लास भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने में सक्षम होते हैं। दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद, टाइपिंग करने के बाद अगर आप लोगों के लिए क्लास लेकर आता हूँ तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।